नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं इनिंग्स विद अनिल शेखावत में आपको आज एक खेल की ऐसी शख्सियत से आपका परिचय करा रहा हूं जिन्होंने हैंडबॉल के खिलाड़ी के रूप में भाग लिया, प्रशासक के रूप में भाग लिया, मैनेजर और कोच के हिसाब से भाग लिया। हैंडबॉल के हर फॉर्मेट में इन्होंने अपना योगदान दिया है। आज ये हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हैं, साउथ एशिया में हैंडबॉल फेडरेशन के ट्रेजरर हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर इनकी कार्य करते रहे हैं इस पे। तो आज मैं आपसे इनके बारे में पूर्ण रूप से इन्हीं की जवानी इनसे सुनेंगे, आपके इन्होंने खेलों में क्या क्या किया। तो बहुत बहुत आपका आज हमारे स्टूडियो में स्वागत है तेजराज सिंह जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप शुरू में जो मैंने आपका खेल का एक प्रोफाइल देखा कि 1995 में आपने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया था एज ए कैप्टन ढाका में। तो आपका हैंडबॉल से कैसे आपका परिचय हुआ, कैसे शौक हुआ, कैसे आप इस स्पोर्ट्स में आए, कुछ आप अपने बारे में बताएं। मैं बेसिकली बास्केटबॉल खेलता था। सेंट जेवियर स्कूल में बास्केटबॉल खेला, जेवियर टीम से बास्केटबॉल खेला। उसके बाद में जयपुर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया, बास्केटबॉल के नेशनल कैंप में रहा। मीनवाइल हम हैंडबॉल की भी डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स खेलने जाते थे, चौगान स्टेडियम पे चैम्पियनशिप खेलने जाते थे। तो उसमें जो गोल मार के जो थ्रिल आता था, तो उसी से मैं डाइवर्ट हुआ हैंडबॉल की तरफ। और वहाँ पे मेरे कोच थे अमृत कुमार जी नाटा, उन्होंने मुझे ट्रेन किया, बेसिक ट्रेनिंग उनसे ली। बाद में श्यामवीर सिंह जी ने ग्रूम किया और मैं बाद में 92 में नेशनल हैंडबॉल अकेडमी में चला गया। लेकिन जो मैंने 4 साल यहाँ से खेला, उसमें 92 के अंदर हैदराबाद के अंदर सब जूनियर नेशनल हुआ था। उस सब जूनियर नेशनल में पहली बार राजस्थान ने किसी नेशनल चैम्पियनशिप में मेडल जीता था, सिल्वर मेडल हमने जीता। वहाँ से प्रोबेबल्स का सिलेक्शन हुआ, पोजीशन वाइज सारे इंडिया से जितने प्रोबेबल्स थे नेशनल हैंडबॉल अकेडमी के लिए उनका सिलेक्शन हुआ। वहाँ हम पटियाला गए, वहाँ से सेलेक्ट होके फिर हम भिलाई चले गए। तो ऐसे डाइवर्जन हुआ बास्केटबॉल से हैंडबॉल की तरफ। नेशनल अकेडमी में 92 में मैंने ज्वाइन किया, राजस्थान से एक लड़का और था। उसके बाद वहीं रेगुलर प्रैक्टिस रेजिडेंशियल अकेडमी थी, नेशनल अकेडमीज थी। फैसिलिटीज़ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा थी क्योंकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उसको स्पॉन्सर किया हुआ था। वहाँ से पहली बार इंडियन टीम में 95 के अंदर मुझे खेलने का मौका मिला और चांस की बात है कि मैं उस टीम का कैप्टन भी रहा। और वो भी ऐसा पहला इंस्टेंस था कि इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार जीता था। सिल्वर तो 91 में जीता था, पर गोल्ड मेडल पहली बार जीता था। तो इस तरीके से फिर वहाँ से हैंडबॉल की जर्नी कंटिन्यू होती रही आगे। उसके बाद 96 में मैं साउथ अफ्रीका में खेला, 97 में एडिनबरा में खेला, फिर ढाका में खेला। तो ऐसे 6 बार मैं इंटरनेशनल में खेला और उसके बाद में ईयर 2000 के अंदर मैं लास्ट इंटरनेशनल खेला और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो जो आपने इंटरनेशनल लेवल पे जो खेल खेला, उसमें आप भारत की स्थिति हैंडबॉल में अन्य देशों के मुकाबले में कहाँ पाते हैं आप? वर्तमान में तो इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन जिस समय हम खेलते थे तो हम एशियन गेम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। ऑल्दो हम साउथ एशियन के गोल्ड मेडलिस्ट थे, कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप धीरे धीरे करके बाद में बंद हो गई और उसके बाद अभी तक कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज भी नहीं हुई। तो हम कॉमनवेल्थ में, साउथ एशियन में हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता था और हम टॉप 3 के अंदर रहते थे। एशियन गेम्स के अंदर हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। 82 में पहली बार इंडियन टीम एशियन गेम्स में खेली थी बीइंग ए होस्ट। उसके बाद में पहली बार 2006 के अंदर इंडियन टीम ने, दोनों टीमों ने क्वालिफाई किया, मैन विमेन ने, एशियन गेम्स के लिए। हैंडबॉल वर्ल्ड का सेकंड फास्टेस्ट स्पोर्ट है और इसके अंदर ये ओलंपिक स्पोर्ट है। 72 से कंटिन्यू ओलंपिक्स के अंदर है ये। तो अब इंडियन टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रही है। उस टॉपिक पे मैं आपको आगे और विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद जो आपका जो रोल रहा है वो मैं देख रहा हूँ कि जैसे आप सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन जो है हैंडबॉल एसोसिएशन में, एज ए प्रशासक आपने जहाँ से ज्वाइन किया और आज जो स्थिति इंडिया में, उसमें प्रशासक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। उस फील्ड में आपका क्या एक्सपीरियंस है? बेसिकली आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं जब नवंबर 2021 के अंदर सेक्रेटरी जनरल हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया बना और बने बाद में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं 92 में नेशनल अकेडमी में गया था, 95 से इंडियन टीम में खेला। तो जो मैंने कमी महसूस की तो सबसे पहले उसी पे वर्कआउट किया। जो हमारा नेशनल कोच था
तो सबसे पहले उसको पद मुक्त किया। बरसों बरस से एक ही कोच चला रहा है, कोई ट्रेनिंग में चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी अपनी मोनोपोली है। तो वो जो कोचिंग सेटअप को चेंज किया, नए कोचेस को चांस दिया, उसका रिजल्ट ये आया कि नवंबर 21 से लेके एक साल का अपन बात करें तो मेरी इंडियन टीम्स ने 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया। वो इंडियन हैंडबॉल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 32 टीम्स क्वालिफाई करती है। इंडिया की पोजीशन 24-25 पे, और हम सेटिस्फाइड है उस पोजीशन से कि एटलीस्ट उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। मतलब इतना वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई करना, अपने आप में यूरोप में खेलना, यूरोपियन टीम्स के साथ खेलना, वो एक बड़ा अचीवमेंट था। प्लेयर्स ने वहाँ भी अच्छा परफॉर्म किया, 2-2, 3-3 मैच जीते भी। कमी रही कि कोचिंग का टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया और कोचिंग कैंप्स कम ड्यूरेशन के लगे और एसोसिएशन ने अपने खर्चे पे कोचिंग कैंप्स लगाए, प्लेयर्स को भेजा। अभी रिसेंटली हम एशियन चैंपियनशिप में गए कोरिया के अंदर, वुमेंस की सीनियर एशियन चैंपियनशिप थी, जिस चैंपियनशिप में हम हमेशा 8th 10th के बीच में संघर्ष करते रहते थे। हमने 6th पोजीशन अचीव की, बहुत अच्छा। तो वहाँ से हमने एशियन गेम्स के लिए फिर क्वालिफाई किया। 8 टीम्स क्वालिफाई करती है बट हम 6th पोजीशन पे रहे, तो वहाँ से हमने फिर क्वालिफाई किया। तो अब जो ग्राफ बढ़ रहा है, आप देखो, थोड़ा सा कोचिंग सेटअप को चेंज किया और कोचिंग सेटअप को चेंज करते रिजल्ट आना शुरू हो गए। उसका एक मोटा कारण ये भी है कि एक एकेडमी चलती है हिमाचल में, मोर सिंघी हैंडबॉल नर्सरी के नाम से। वो हस्बैंड वाइफ दोनों लगे रहते हैं उसके अंदर, दोनों इंटरनेशनल प्लेयर हैं और मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं वो उसी एकेडमी की हैं। और इतनी शानदार एकेडमी है कि 200-250 250 गर्ल्स वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही एट ए टाइम। और दूसरा रिजल्ट ये हुआ कि राजस्थान के अंदर इन सारी चैंपियनशिप्स में राजस्थान से भी 4-4, 5-5 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। तो इस बीच यहाँ राजस्थान में भी गर्ल्स की एकेडमी चल रही, 2012 में एकेडमी खुली थी। अब 10 साल बाद में रिजल्ट आने शुरू हो गए, बट नेचुरल एकेडमीज के रिजल्ट्स आते हैं। और पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप तो क्वालिफाई किया, पहली बार इंडियन टीम एशियन चैंपियन हुई अंडर 20 गर्ल्स। अच्छा, जो कभी टॉप 5-6 में भी नहीं आती थी। तो ऐसे करके हमारी टीमों की जो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, उससे हमको काफ़ी सेटिस्फेक्शन है। और उसका मैं तो यही कहूँगा कि मेरा सीधा फोकस यही था कि पोजीशन आनी चाहिए। किसी खेल के अंदर उसकी पोजीशन नहीं आएगी तो उस गेम को कोई पूछेगा भी नहीं। तो इसलिए कोचिंग सेटअप को पूरा चेंज किया। तो जो आपने बताया हिमाचल में जो एक एकेडमी चल रही है उसमें बहुत बच्चे हैं, तो आप स्टेट में भी रहे और इंडिया लेवल पे भी आप कर रहे हैं। कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और कौन से ऐसे स्टेट रह गए जहाँ पर ये आपका खेल अभी प्रमोट भी नहीं हो पाया? वैसे एसोसिएशन तो पूरी 33 स्टेट यूनिट्स के अंदर है। डिपेंड करता है कि उसमें ऑफिस बियरर कौन है। अब यहाँ राजस्थान के अंदर जैसे मैंने देखा, मेरा ब्रदर अभी सेक्रेटरी है, वो खुद नेशनल प्लेयर रहा हुआ है। और मोरोवर यहाँ पे एक सेटअप पहले से तैयार किया हुआ है। मेरे फादर प्रेसिडेंट रहे राजस्थान हैंडबॉल एसोसिएशन के, तो उन्होंने जो एक सेटअप तैयार किया था उन्हीं के नक्शे कदम पे हम चलते हुए उसी हिसाब से ग्रूम कर रहे हैं। हिमाचल के अंदर वो एकेडमी है, पंजाब बहुत अच्छा कर रही है, यूपी बहुत अच्छा कर रही है। और दूसरा कारण ये है कि अब गवर्नमेंट की जॉब्स भी जगह जगह, स्टेट पुलिस ने जॉब्स देना शुरू कर दिया। जैसे राजस्थान पुलिस में आज 4-4, 5-5 लड़कियां सब इंस्पेक्टर है, लड़के सब इंस्पेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं डायरेक्ट। तो उसका बहुत फायदा मिल रहा है क्योंकि जो स्पोर्ट्स कोटे से अपॉइंटमेंट ले रहा है वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है। तो उसमें कहीं इफ एंड बट है ही नहीं कि उसको प्रैक्टिस करनी ही नहीं है। तो उससे काफ़ी अच्छा वो हो रहा है। थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो उनका जो लोकल एसोसिएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी मेहनत करते हैं। तो ये सारा जितना भी है, ज़्यादातर स्टेट एसोसिएशंस में प्लेयर्स ही है, चाहे वो नेशनल लेवल का प्लेयर है चाहे वो स्टेट लेवल का प्लेयर है। और 2-3 जगह इंटरनेशनल प्लेयर्स है तो वहाँ और अच्छा हो रहा है। तो आप इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो कितनी स्टेट, जैसे 33 स्टेट आपने बताया, तो आपकी जब नेशनल टूर्नामेंट होते हैं तो ये 33 की 33 स्टेट पार्टिसिपेट करती है कि कुछ स्टेट पार्टिसिपेट कर पा रही है? स्टेट एंड यूटीज 33 है। उसके अलावा इंडियन रेलवेज है, सर्विसेज है, ये भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है नेशनल चैंपियनशिप्स के अंदर। सीनियर नेशनल में तो ये पार्टिसिपेट करती है। फेडरेशन कप में कुछ डिपार्टमेंटल टीमें हैं, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल। तो अपॉइंटमेंट सारे उसमें, स्टेट पुलिस में सब में है। उसके अलावा बीएसएफ में, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सब में अपॉइंटमेंट्स हैं। नहीं, मेरा पूछने का मतलब है नेशनल टूर्नामेंट होंगे तो कितनी स्टेट जो है ना, कितनी टीमें, यूं कहें आप, कितनी टीमें 35 टीम्स आ रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं? जयपुर में भी मार्च में नेशनल था, उसमें 34 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। अब आप खिलाड़ी रहे, आप कोच रहे, आप
चीफ कोच रहे, आप कंटीजेंट लीडर रहे, आप विभिन्न पोस्टों पे आपने काम किया और फिर आप अब आ गए आप सेक्रेटरी जनरल। इन तीनों रस्तों पे आप एज ए खिलाड़ी और आप जो बीच में कोच रहे, हेड कोच रहे, मैनेजर रहे आप, और अब आप वो रहे, इन तीनों की जो यात्रा है इसमें सबसे चैलेंजिंग यात्रा, सबसे चैलेंजिंग रोल, सबसे चैलेंजिंग पोस्ट, सबसे बढ़िया जो काम करने का जो मजा आ रहा है जिस जगह पर, वो आपने क्या अनुभव किया वो बताएं। डेफिनेटली सेक्रेटरी जनरल की जो पोस्ट है उसमें आपके पास सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। प्लेयर्स क्या एक उम्मीद करता है एक एसोसिएशन से, वो मुझे पता है, और मेरा सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन है। मतलब कहीं ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि आप किसी से बात नहीं करनी होती, सबसे डायरेक्ट फ़ोन नंबर पे इंटरेक्शन होता है। कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है सीधा उनको बुला हुआ है कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। और हमने पूरा एक टीम सेटअप बना रखी है। हमारे जो टीम लीडर हैं वो डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे सर हैं, वो पहले सेक्रेटरी जनरल थे और एशियन हैंडबॉल की कमेटी में भी, इंडियन ओलंपिक के ट्रेजरर भी है। तो उन्होंने जो गाइडलाइन सेट कर रखी है उसी के, मेरे से पहले सेक्रेटरी जनरल वही थे, तो उसी को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। रिजल्ट इस टेन्योर में आ रहे हैं लेकिन काम उनका भी किया हुआ है उसी के अंदर। कुछ चेंजेस मैंने किए अपने लेवल पे, बाकी उन्होंने प्लेटफॉर्म तो तैयार कर ही रखा था, अब रिजल्ट आना शुरू हो गया उसमें। जहाँ तक कोच की बात है, उस टूर्नामेंट में क्या हुआ कि जिस टूर्नामेंट में मैं हेड कोच था एशियन चैंपियनशिप में, उसके अंदर जो एक्चुअल हेड कोच था उसको हरियाणा गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी जाने के लिए। तो मैं जा तो एज ए मैनेजर रहा था, बट बीइंग ए इंटरनेशनल प्लेयर, जो असिस्टेंट कोच थे वो मेरे जूनियर थे, तो ऑटोमेटिकली फिर टीम को कोच मैंने किया। तो उस टूर्नामेंट में इसलिए मैं हेड कोच हो गया। अच्छा। तो एक पुराना इंटरनेशनल प्लेयर का एक्सपीरियंस था और उस एक्सपीरियंस से मैंने टीम को खिलाया और उस समय हमारी 8th पोजीशन आई। अब आप साउथ एशिया में जी हैंडबॉल फेडरेशन के आप ट्रेजरर हैं जी। उस साउथ एशिया में कितनी कंट्रीज का पार्टिसिपेशन हो रहा है जिसमें आप ट्रेजरर हैं? 7 कंट्रीज तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है उसके अंदर, और साउथ एशियन गेम्स इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अलावा हम साउथ एशियन चैंपियनशिप कराते हैं, मेंस की अलग कराते हैं, वीमेंस की अलग कराते हैं। कोविड की वजह से 2 साल का गैप आ गया। इस साल साउथ एशियन चैंपियनशिप होनी है और होपफुली एक चैंपियनशिप इंडिया में होगी, एक बांग्लादेश में होगी। वहाँ पर आपका जो रोल आपको दिया गया है उसके बारे में कुछ बताएं। एज ए ट्रेजरर वहाँ क्या है, क्या और एक्टिविटीज़ हो रही है, क्या चीज़ें, ये खेल कैसे बढ़ेगा, उस लेवल पे क्या डिस्कशन होते हैं, कैसे बढ़ेगा? पहले टीमें साउथ एशियन के अंदर इंडिया के अलावा बाकी सारी टीमें वीक थी, तो सबसे पहले इम्प्रूवमेंट किया पाकिस्तान ने, फिर किया बांग्लादेश ने, फिर किया श्रीलंका ने, नेपाल भी अब फॉरेन कोच रखा हुआ है उन्होंने। लास्ट साउथ एशियन चैंपियनशिप जो थी उसके अंदर उनके पास में फॉरेन कोच था। तो अब ये आपस के अंदर साउथ एशियन चैंपियनशिप में ही बहुत कंपटीशन हो गया, लेकिन मेन कंपटीशन है इंडिया पाकिस्तान के बीच। तो इन चैंपियनशिप्स के लिए इशू आता है वीज़ा का, तो हम वहाँ नहीं जा सकते, वो यहाँ नहीं आ सकते, तो किसी दूसरे वेन्यू पे हम आपस में खेलते हैं। तो नेक टू नेक फाइट मेन टीम के अंदर पाकिस्तान से रहती है, वुमेन टीम के अंदर बांग्लादेश से रहती है, साउथ एशियन रीजन के अंदर। अफगानिस्तान अभी नया ऐड हुआ है, भूटान है, मालदीव्स है, तो ये अभी इम्प्रूवमेंट स्टेज के ऊपर है। बाकी ये जो 4-5 है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। राजस्थान की स्थिति हैंडबॉल में पूरे अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप? राजस्थान देश के अंदर मैं तो टॉप 3 में बोलूँगा। उसका रीज़न क्या है कि जो लास्ट ईयर की जो चैंपियनशिप्स थी, हमारी 6 नेशनल चैंपियनशिप होती है, मैन वीमेन की अलग होती है, तो सीनियर मैन वुमेन, जूनियर बॉयज़ गर्ल्स, सब जूनियर बॉयज़ गर्ल्स। 6 नेशनल चैंपियनशिप्स में से 5 में राजस्थान के मेडल है। ठीक है। उसमें 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, और इस साल की पहली नेशनल चैंपियनशिप सितंबर में हुई थी, सीनियर मैन नेशनल, उसमें राजस्थान का गोल्ड है। तो मैन कैटेगरी में राजस्थान ने ग्रेजुअली इम्प्रूव किया। पहले 2021 की चैंपियनशिप, 20-21 की चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज आया, फिर सिल्वर आया, फिर गोल्ड आया। ऐसे जूनियर बॉयज़ में सिल्वर मेडल है लास्ट टाइम का, सब जूनियर बॉयज़ में सिल्वर मेडल है लास्ट टाइम, और सब जूनियर गर्ल्स और जूनियर गर्ल्स में हमारा ब्रॉन्ज मेडल है। सीनियर वुमेन में हम 6th प्लेस पे हैं। तो थोड़ा सा अब जैसे पुलिस में भर्तियाँ हो गई गर्ल्स की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब टॉप 4 के अंदर उसके अंदर आ जाएंगे। राजस्थान की अपन बात कर रहे हैं तो राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट्स में आपके ये वाला खेल सब जगह हो रहा है या सब जगह से आपको खिलाड़ी मिल पा रहे हैं? उस हिसाब से क्या करें? जयपुर को आप अलग छोड़ दें, जयपुर तो एक जो है स्पोर्ट्स सेंटर है, उसमें मोर लेस सारे ही होते हैं। असली जो खेल की जो तस्वीर है
वो रूरल एरिया में, राजस्थान का जो बहुत बड़ा रूरल एरिया है, उसमें क्या आपका खेल पॉपुलर हुआ है या वहाँ से खिलाड़ी मिल रहे हैं? क्या फीडबैक है वहाँ पे? 2 एकेडमी तो स्टेट गवर्नमेंट की है, एक जैसलमेर में बॉयज़ की, गर्ल्स को तो 10 साल हो गए एकेडमी को, वो जयपुर के अंदर है। उसके अलावा लालगढ़ जाटान एक गंगानगर में गांव है, वहाँ वो अपने लेवल के ऊपर एकेडमी रन करते हैं। और राजस्थान से जो मैक्सिमम इंटरनेशनल प्लेयर निकले वो उस गांव से निकले हुए हैं। वेरी गुड। और उस गांव की स्थिति ये है कि वहाँ स्टेट चैम्पियनशिप या जो भी चैम्पियनशिप होगी वो हर साल में उनके जो कोच रहे हैं भादू जी, उनकी मेमोरी में एक टूर्नामेंट कराते हैं। मतलब मैं 2-3 बार लालगढ़ गया हूँ टूर्नामेंट के सिलसिले में ही, और पूरा गांव चारों तरफ, बस स्टैंड जो मेन रोड के साथ ही उन्होंने वो बना रखा पूरा हैंडबॉल का कॉम्प्लेक्स। मतलब वहाँ जो बुजुर्ग आदमी भी है ना, तो उसको रूल के बारे में पता है। वो रेफरी की विसिल के साथ साथ ही पहले बोल देता हाँ कटिंग है, चार्जिंग है। तो मतलब उससे आप ये देखो कि पूरा गांव अटैच्ड है। जैसे अपन बास्केटबॉल की बात करते थे, दुजोद ने ओलंपियंस दिए हैं इंटरनेशनल, तो सेम स्टेटस लालगढ़ जाटान। और वो जो बेल्ट है वो पंजाब से लगती हुई बेल्ट है, तो पंजाब में ऑलरेडी हैंडबॉल गांव गांव में खेला जाता है। तो हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर ये साइड स्ट्रॉन्ग साइड है। फिर आगे चूरू, हरियाणा से लगती हुई बेल्ट है, हरियाणा बहुत अच्छा है हैंडबॉल का। तो चूरू के अंदर एक जगह है लोहा करके, वहाँ की लड़कियाँ इंटरनेशनल लेवल तक गई है। साई ने अपनी डे बोर्डिंग स्कीम भी वहाँ चलाई थी। जो सबसे बड़ी कमी आती है ना, जैसे अपन पूरे राजस्थान की बात करें, हर पॉकेट में सब खेल रहे हैं, और मेरे यहाँ तो राजस्थान के अंदर तो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नेशनल प्लेयर्स ही सेक्रेटरी बने हुए हैं डिस्ट्रिक्ट के, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और हर डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट करती है। दोनों ग्रुप में नहीं कर पाती है तो एक ग्रुप में तो करती है। जैसे किसी के पास में गर्ल्स टीम नहीं है तो किसी के पास में बॉयज़ टीम नहीं है, लेकिन मोर ओवर सबका पार्टिसिपेशन रहता है। उसके अलावा मैंने काफ़ी सारी एकेडमीज़ को एफिलिएशन यहाँ पे दे रखी है। उसमें अब जैसे करौली के अंदर एक एकेडमी, कृपा बाबा हैंडबॉल एकेडमी, अभी 10 जनवरी से 13 जनवरी तक वो हैंडबॉल एकेडमी फेडरेशन कप का आयोजन कर रही है, जिसमें इंडिया की टॉप 8 टीम्स खेलती हैं। तो ऐसे जगह जगह पे, जैसे जय भवानी एकेडमी है हनुमान, वो गंगानगर के अंदर, तो जय भवानी एकेडमी मतलब स्टेट में टॉप 4 में रहती है। तो अब 12 प्लेयर ही खेल सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से, तो प्लेयर इतने ज़्यादा खेल रहे हैं कि वो अकोमोडेट कैसे हो। तो जगह जगह आप ये मान के चलो आधी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एकेडमीज, प्राइवेट एकेडमीज चल रही है, और हमने इसका कंपटीशन लेवल बढ़ाने के लिए सारी एकेडमीज को स्टेट चैंपियनशिप में एफिलिएशन दे रखा है। तो जितना हेल्दी कंपटीशन होता है उतनी अच्छी टीम सेलेक्ट होकर आती है। आपको महाराणा प्रताप अवार्ड मिला हुआ है, जो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो हैंडबॉल में ही बना हुआ है। आपके अलावा भी किसी को हैंडबॉल में महाराणा प्रताप अवार्ड मिला है? मेरे से पहले अतुल शर्मा जो इंडियन टीम के गोलकीपर रहे, अतुल शर्मा को वो अवार्ड मिला, नीतू शर्मा को अवार्ड मिला, मुझे मिला, जैन प्रसाद है, राकेश कुमार है, मनीषा है। तो 7-8 प्लेयर्स को तो महाराणा प्रताप अवार्ड मिला हुआ है। उसके अलावा गुरु वशिष्ठ अवार्ड है, श्यामवीर सिंह जी है, सुब्रत सेन है, करण सिंह जी है, ऐसे 4 कोचेस को गुरु वशिष्ठ अवार्ड मिला हुआ है। स्पोर्ट्स में आप इतने एक्टिव रहे, स्पोर्ट्स के इतने बड़े खिलाड़ी रहे, उसी वजह से आपका एक पक्ष और है जो मुझे दिख रहा है, जिसके बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा कि आप स्पोर्ट्स काउंसिल में PRO हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं। अब मैं एक दूसरा थोड़ा सा आपसे एक विषय में बातचीत करना चाहूँगा। 2005 में आप PRO लगे, आज 17 साल से आप PRO हैं। आप 2005 में जहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल में भी लगे थे, जहाँ पे राजस्थान की स्पोर्ट्स की जो स्थिति थी और जो 2022 में जो स्थिति है, उसके बारे में कुछ बताएं। ये प्रोग्रेस कैसे हुई, ये आपके सामने से जो रास्ता निकला है लोगों का खेलते हुए, स्पोर्ट्स काउंसिल ने जो अपनी ऊंचाइयां की हैं, यहाँ पर जो फैसिलिटीज स्पोर्ट्स काउंसिल दे रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। 2005 और 2022 के बीच का जो है ना, वो चीज़ बताएं हमारे को। 2005 में एकेडमी का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो 2007 से स्टार्ट हुआ। पहले हॉस्टल के नाम से हॉस्टल चलता था, बास्केटबॉल का हॉस्टल था और तीरंदाजी का हॉस्टल था। बाद में वो फॉर्मेशन एकेडमी के रूप में हुआ। एक स्पोर्ट्स स्कूल भी खुली थी, फिर वो बंद हो गई। होता क्या है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि पॉलिटिकल उसके अंदर कहीं भी कोई भी चीज़ खोल देते थे और उसका रिजल्ट कुछ आता नहीं था। फिर 2005 में मैं लगा, 2008 में गवर्नमेंट चेंज हुई। 2005 मतलब 2003 से 2008 तक की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। पहली बार राजस्थान को इंटरनेशनल लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर उस ड्यूरेशन में मिले। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, हॉकी सिंथेटिक टर्फ, ऑल वेदर स्विमिंग पूल, फ्लड लाइट्स, साइकिलिंग वेलोड्रम पवेलियन,
ये उस 5 साल के ड्यूरेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास मिला। इंडोर स्टेडियम, मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम जो आज भी है, ये 6-7 जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे ये उस ड्यूरेशन में आए। उस ड्यूरेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, लेकिन प्लेयर्स पे या उनकी जॉब से रिलेटेड या उनके इंसेंटिव के ऊपर कोई काम नहीं हुआ था। फिर टेन्योर आया 8 से 13 का। मैं इस टेन्योर का, ये टेन्योर सबसे बेस्ट टेन्योर इसलिए रहेगा, इस टेन्योर के अंदर चेयरमैन थे शिवचरण माली जी, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे और 4 साल उनका टेन्योर रहा। उनके टेन्योर में पहली बार 1986 में जो प्राइज़ मनी के रूल्स बने थे, जो प्लेयर इंटरनेशनल में मेडल लेके आएगा, नेशनल में लाएगा, स्टेट में लाएगा, तो उसकी एक बहुत छोटा सा अमाउंट उनको मिलता था। वो एकदम से उसको 10 गुना बढ़ाया गया उस अमाउंट को, और 2012 के अंदर वो अमाउंट बढ़ा और वो आज तक भी वही चल रहा है। अनुदान नियम जो है खिलाड़ियों को, आप देखो स्टेट चैंपियन को 1 लाख रुपए मिल रहा है, जो 10,000 मिलते थे वो 1 लाख मिल रहा है, 2.5 लाख नेशनल चैंपियन को मिल रहा है, 5 लाख इंटरनेशनल मेडलिस्ट को मिल रहा है। तो वो जो इंसेंटिव जब प्लेयर्स को मिलने लगा, तो जो प्लेयर बाहर अदर स्टेट से खेलते थे वो धीरे धीरे राजस्थान से सिर्फ उस इंसेंटिव के चक्कर में कि स्टेट खेलेंगे, नेशनल खेलेंगे, मेडल आया तो इतने पैसे मिलेंगे, क्योंकि बाकी अदर कंट्रीज में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हरियाणा देता है तो हरियाणा इन गेम्स में देता है मेडल, ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, लेकिन जो बाकी और टूर्नामेंट्स हैं उनमें इतना इंसेंटिव हरियाणा में नहीं है। उससे बेटर आज भी राजस्थान के अंदर इंसेंटिव है, तो वो उन्होंने इंसेंटिव दिया। कॉमनवेल्थ में जो प्रोबेबल्स गए उनको 1-1 लाख रुपए चेयरमैन साहब ने दिए। 22 प्रोबेबल्स थे उस समय 2010 में, जिसमें हमारी चेयरमैन कृष्णा पुनिया जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो वो उस समय काम हुआ इन प्लेयर्स के इंसेंटिव के ऊपर, और साथ का साथ उन्होंने 2012 के अंदर कोचेस का और स्पोर्ट्स मैनेजर का अपॉइंटमेंट किया, क्योंकि काउंसिल में 92 के बाद अपॉइंटमेंट्स ही नहीं हुए थे। तो ये 2 चीज़ उस ड्यूरेशन में देखी। उसके बाद में फिर तीसरा ड्यूरेशन आया, तो उसमें स्क्वाश कोर्ट और काफ़ी सारी चीज़ें, नए नए इनोवेशन, स्क्वाश कोर्ट का हुआ, क्रिकेट एकेडमी का हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही काम हुआ, और कोई अपॉइंटमेंट का और उसका कोई वो रहा नहीं। अब जो बाद में 2018 से और ये जो ड्यूरेशन चल रहा है, ये सबसे बेस्ट इसलिए रहेगा कि गवर्नमेंट 2 अच्छी चीज़ें लेके आई। एक तो आउट ऑफ टर्न टू स्पोर्ट्स पर्सन टू मेडल विनर्स 2020 के अंदर, एक लेके आई 2% कोटा। 2% कोटे का सबसे ज़्यादा फायदा राजस्थान के प्लेयर्स को हुआ कि जो सीनियर नेशनल में पार्टिसिपेट कर रहा है वो सीधा 2% भर्ती के अंदर एलिजिबल है। और आउट ऑफ टर्न के अंदर 229 खिलाड़ी अब तक अपॉइंटमेंट ले चुके हैं, जिसमें डीएसपी भी हैं, एसीएफ भी हैं, सब इंस्पेक्टर्स भी हैं, और क्लरिकल सर्विसेज में भी और कांस्टेबल भी है। तो जो इंसेंटिव, अपॉइंटमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अब जो आगे आने वाला टेन्योर है उसको कौन कैसे किस तरीके से किस दिशा में लेके जाएगा, उससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अब जैसे बजट सेशन आने वाला है, उसमें कोचेस को, आज हमारे पास कोचेस 80 की संख्या में कोचेस रह गए, डिस्ट्रिक्ट 33 है, गेम इतने सारे हैं, तो ये तो हम खुद भी मानते हैं कि कोचेस है ही नहीं। आज एक कोचेस का लॉट आ जाता है, तो उससे स्पोर्ट्स काउंसिल को एक स्ट्रेंथ मिलती है, साथ के साथ एसोसिएशंस को भी एक टीम मिलती है जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बच्चों को ग्रूम कर सके उस गेम के अंदर। तो अब उम्मीद बहुत है कि इस बजट के अंदर कोचेस का अपॉइंटमेंट हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। आपने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि हरियाणा से आपने किसी बात पे कंपैरिजन किया जी। हरियाणा में खिलाड़ियों का इतने लोग बाग हैं जो एशियंस में चैंपियन रहते हैं, ओलंपिक्स में भी उनका नाम होता है। वैसी स्थिति राजस्थान की कहीं देखने को नहीं मिलती। तो स्पोर्ट्स में जो मुझे समझ में आई आपकी बातों से कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, कोचेस बहुत ज़रूरी हैं, और ये सब जब चीज़ें होंगी तो उनका प्रोत्साहन आप दोगे तब वो आगे बढ़ेंगे। परंतु खेल के मामले में मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान उन ऊंचाइयों पे नहीं है जैसे हरियाणा है, पंजाब है, या साउथ के कोई स्टेट है। और आप एज ए पीआरओ राजस्थान का क्या स्टेटस कैलकुलेट कर पा रहे हो ऐसी स्थिति में, जब देश में स्पोर्ट्स का एक माहौल बनने लगा है, वहां पर हम कितने तो आगे हैं और कितने पीछे हैं? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके बारे में भी पिछले दिनों में दिल्ली में भी मीडिया से बात हो रही थी, तब मैंने कहा था बिल्कुल सही बात है। स्टेट का एनालिसिस ऐसे 2 मेडल, 4 मेडल, 6 मेडल से कभी भी नहीं होता है। नेशनल गेम्स में हमारी क्या पोजीशन है जिसमें पूरा देश खेलता है, खेलो इंडिया में हमारी क्या पोजीशन है जिसमें पूरे पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे। खेलो इंडिया में हम 11वें नंबर पे है पूरे देश के अंदर राजस्थान,
और नेशनल गेम्स में हम 20वें नंबर पे हैं। उसका सबसे मोटा रीज़न है, एक तो जो भी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर आता है और जो भी टॉप नॉच जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहते हैं, चाहे वो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हों, चाहे मिनिस्टर्स हों, चाहे कोई भी हो, उनका अपना एक माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट से वो बाहर निकलते नहीं हैं। आज नेशनल गेम्स कर लो तो नेशनल गेम्स से वही डिसिप्लिन होते हैं जो ओलंपिक के अंदर होते हैं। ओलंपिक में 36 डिसिप्लिन होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओलंपिक मेडल क्यों नहीं आते ज़्यादा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल स्पोर्ट पे, और उसको कॉपी पेस्ट करते हैं स्टेट वाले। हमारे समकक्ष जितने भी अधिकारी हैं उनको जब कहा जाता है कि आप स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाओ या आप अपन इसके अंदर, मैं तो खुल के बोलता हूँ, मेरे इसके अंदर कहीं कोई वो नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन के लिए मैं ही नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा। तो ये फोकस करते हैं सिर्फ चुनिंदा खेलों पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लो 8 खेल पे फोकस किया हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी 8 पे ही करेगी। बाकी जो बचे हुए हैं उनका क्या होगा? आप 36 पे फोकस करके चलो ना, जब तो आपका देश में भी नंबर आएगा, तब आपका ओलंपिक्स में भी नंबर आएगा। आज बात करते हैं चाइना, जापान, कोरिया, इजराइल, छोटे छोटे देश हैं, और वो छोटे छोटे देश कोशिश करते हैं 36 के 36 में क्वालिफाई करें। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो ऑफिसर्स बैठे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बैठे हो, चाहे मिनिस्ट्री में बैठे हो, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, उनके इर्द गिर्द जो कॉकस उनको समझा देता है, जिनका कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं होता, वो कॉपी पेस्ट करते हैं ऊपर का। सरकारी सिस्टम चलता है कॉपी पेस्ट से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिया, इधर पेस्ट किया, वो हटाया और खुद का जोड़ा। तब आर्चरी, बैडमिंटन, शूटिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, इन पे आप फोकस करते हो। ये इंडिविजुअल स्पोर्ट है। एक जना मान लो मिस कर गया उस दिन, तो वो तो एंटायर फिर खत्म हो गया ना मेडल का सिस्टम। टीम गेम में एक इंजर्ड हुआ, दूसरा सपोर्ट में सब्स्टिट्यूशन चला जाता है, तो टीम गेम पे तो कोई फोकस ही नहीं करता। अब आज की तारीख में मैं आपको बताऊं, बॉल गेम्स में इंडिया के अंदर हैंडबॉल सबसे टॉप पे है इन कंपैरिजन टू बॉल गेम्स। पर आपको बस वो करना ही नहीं उसको सपोर्ट। अच्छा हैंडबॉल, अच्छा हाँ ठीक है, तो जो बजट हैंडबॉल को एलोकेशन होता है उसका और आप दूसरे गेम का बजट का आप देखोगे, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो 200 करोड़ उनको अलॉट होता है, हैंडबॉल का अलॉट होता है 2 से 3 करोड़ रुपए, उसमें थोड़ी कोई मेडल आए जाते हैं। जितनी फैसिलिटी उनको दे रहे होती है दूसरों को दो, तो उसी को घुमा के आप स्टेट पे ले आओ। स्टेट में भी क्या है, एथलेटिक्स, रेसलिंग, आर्चरी है, बाकी स्पोर्ट में भी तो आप कोशिश करो ना, उनमें क्वालिफाई करें, उनमें क्वालिफाई करेंगे मेडल आएंगे। आज स्टेट गवर्नमेंट 19 एकेडमी रन कर रही है। 2005 के अंदर मैंने जब से शुरू होते हुए टॉपिक चेंज हो गया था, तो आज की तारीख में 19 एकेडमीज हैं। तो अकेडमीज परफॉर्म करने लगी ना। मैंने जैसे हैंडबॉल अकेडमी का उदाहरण दिया, तो हैंडबॉल अकेडमी की लड़कियां वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आ रही है। बास्केटबॉल अकेडमी जैसलमेर के लड़के इंटरनेशनल खेल के आ रहे हैं। तो बाकी अकेडमीज की भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। पर उनको भी तो कोचेस चाहिए। अब धीरे धीरे कोचेस रिटायर हो रहे हैं। अब हमारे पास तो परमानेंट कोच नहीं है कि अकेडमी में भी लगा सके। आप 2005 में पीआरओ बने जी, और राजस्थान में भी 2005 में स्पोर्ट्स एक्ट आया जी। स्पोर्ट्स एक्ट मोर लेस पूरे इंडिया में, एक आध कोई स्टेट हो तो मुझे पता नहीं, 3 में आया था ये, और 2 ने विड्रॉ कर लिया था, हिमाचल ने और यूपी ने। अब एक स्टेट है। इस स्पोर्ट्स एक्ट आने के बाद हमारे जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है वो बढ़नी चाहिए, वो बढ़ी क्या, या ये कहीं रुकावट बन के खड़ा हुआ है? स्पोर्ट्स एक्ट बिल्कुल रुकावट बन के खड़ा हुआ है, और ये पर्टिकुलरली एक गेम विशेष के लिए लाया गया। अब वो पर्पस भी सॉल्व हो गया, तो जो अच्छा काम करेगा वो पदाधिकारी बनेगा। अब आप उसको एक्ट के दायरे से लाके जबरदस्ती उसके अंदर किसी को भी बनाओ, उसका कोई तुक नहीं है। ज़्यादातर एसोसिएशन लिटिगेशन में फंस जाती है। तो आज जो ऑल इंडिया की एसोसिएशन है वो अपनी स्टेट एसोसिएशन के थ्रू ही तो टीम को पार्टिसिपेट कराएगी। डायरेक्ट गवर्नमेंट थोड़ी पार्टिसिपेट करा देगी, बट डायरेक्ट राजस्थान गवर्नमेंट थोड़ी नेशनल में पार्टिसिपेट करा देगी। कराना तो उसको अपनी स्टेट यूनिट के थ्रू ही होगा। अब फेडरेशन एक यूनिट को मान रही है और उधर कोई दूसरा खड़ा हो गया, तो उसके अंदर प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, किधर जाएं किधर नहीं जाएं। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही काम कर रही है। अपने यहाँ तो स्पोर्ट्स एक्ट है, उनके यहाँ नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड है। वो मर्जी है जिसको जिस फ्रेम के अंदर कर देते हैं, लिटिगेशन के अंदर फंसा देते हैं उस फेडरेशन को। जो अच्छा काम कर रहा है उसको आप काम करने दो। आपकी टीम को तो कोई एंट्री देगा नहीं ना एशियन गेम्स में या ओलंपिक्स में। देंगे तो थ्रू फेडरेशन ही ना, थ्रू ओलंपिक एसोसिएशन ही देंगे। तो ये एक्ट वैक्ट ये बंदिशों के काम है, और खुला रखना चाहिए सिस्टम। मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स होने चाहिए। मान लो 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, तो 99 वोट्स करो ना उसको। अब आप सिमट के रह जाते हो 33 पे।
उसमें वो किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है, तो वो बस ऐसे गेम, अच्छा ये सब चलता है एक ही खेल के अंदर है, बाकी दूसरे गेम में कुछ भी नहीं है, वहाँ तो स्मूथ है, लेकिन फिर भी एक दायरे में बंधे तो रहते हैं। अब आप जिन आदमियों के और जिनकी चर्चा को छुपा रहे हैं, मैं उसको बताता हूँ कि स्पोर्ट्स एक्ट ललित मोदी के लिए लाया गया जी। और वसुंधरा जी लाई थी, और उसकी वजह से सारे स्पोर्ट्स मेरे हिसाब से इफेक्टेड हो गए। और वो एक ऐसा शख्सियत थी जिसने सवाई मानसिंह स्टेडियम पे कब्जा कर लिया, एक एकेडमी बना ली। ये मैं बहुत पुरानी बातें कर रहा हूँ कि इसी एसएमएस स्टेडियम में फुटबॉल हो जाती थी, हॉकी हो जाती थी, फुटबॉल का नेशनल कराया मेरे एथलीट का ट्रैक था बहुत सुंदर। तो एक एक्ट से सोचा ये था कि स्पोर्ट्स बहुत आगे जाएंगे, परंतु स्पोर्ट्स मुझे लगता है इस एक्ट आने के बाद काफ़ी नीचे चले गए। और इस जब से 2005 से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हम सरकारों की बात नहीं करेंगे, हर आदमी जो है क्रिकेट के पीछे भगता हुआ नजर आ रहा है। और इस स्पोर्ट्स एक्ट का सहारा लेके हर आदमी जो है कब्जा जो है ना उस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे कब्जा जमाना चाहता है। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों से आपके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, आप एज ए स्पोर्ट्समैन रहे, खिलाड़ी रहे, प्रशासक रहे, और आज एज ए PRO स्पोर्ट्स काउंसिल में कार्य करते हैं। आपके अनुभव से जो है आगे ये राज्य की प्रगति होगी। और आप क्योंकि खुद एक खिलाड़ी रहे हुए हैं, खुद प्रशासक रहे हुए हैं, खुद खेलों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी पर्सनैलिटी अगर PRO रहती है तो जरूर इस राज्य को आगे वाले वर्षों में आपसे कहीं ना कहीं फ़ायदा, कहीं ना कहीं आपके अनुभवों को क्रियान्वित होने में मदद मिलेगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।